तो हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के थर्ड लेक्चर पर कंप्लीट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 2 लेक्चर कंप्लीट वीडियो आपके पास पहुँच चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले जा करके आप उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए ताकि आने वाले टाइम में वो आपको रिविज़न के समय अच्छे से काम आ सके। ठीक है, तो आज हम इससे पहले हम क्या क्या चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। इंडिकेटर्स के बारे में कि भाई किस तरीके से एसिड और बेसिस को इंडिकेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे लिटमस पेपर, फिनोल्फेथलीन एक्सेट्रा, वो भी बहुत सारे थे। उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे एसिड के पूरे टॉपिक को कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर बेसिस। ठीक है, बेसिस सब्सटेंस कौन से होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका यूजेज एक्सेट्रा, सब चीज़ें हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट कीजिए। What are bases? A base is a substance that produces hydroxide ions OH negative ions when placed in water. देखो, एसिड के अंदर हमने क्या देखा था कि जब पानी के अंदर उसको प्लेस किया जाए किसी सब्सटेंस को, और वो सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, अगर H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है तब वो क्या है, यहाँ पर एसिड था। और जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं, बेसिस जो हैं, वो बेसिस जो है OH नेगेटिव आयंस को क्रिएट करते हैं जब उनको प्लेस किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई सिंपल है भाई, एसिड जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करे, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, एंड जो सब्सटेंस प्लेस किया जाए वाटर के अंदर, या बेस इज अ सब्सटेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर देन इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। ओके, नेक्स्ट देखो, when bases या ionic compounds are dissolved in water the ions split apart from each other, dissociation कहा जाता है। यानी डिसोसिएशन क्या है, पहले भी ये टर्म आ चुकी है। जब देखो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब उसको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाए और वहाँ वो दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए तब उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। जैसे HCl की बात करते हैं तो HCl के अंदर जो है उसको अंदर जब पानी के अंदर इसको ऐड किया गया था तो वो दो पार्ट में डिजोल्व हो गया था। H पॉजिटिव आयन अलग से रिलीज हुआ था, Cl नेगेटिव आयन अलग से स्प्लिट हो गया था, दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हुआ था। उसी टाइप से जैसे मैं कोई बेस लेता हूँ, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी हम यहाँ पर कैटेगरी में ले तो क्या होगा, जब इसको डिजोल्व किया जाएगा तो यहाँ से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो आयन है वो अलग अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ से ये जो ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन के तौर पर यहाँ पर देखोगे तो आप OH नेगेटिव आयन रिलीज हुआ है, दैट इज द रीजन वी कैन से दैट NaOH इज ए बेस। ओके, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अभी अभी हमने लिखा है, ठीक है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है टाइप ऑफ बेसिस। एसिड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। देखो, मैं उसके साथ कंपेयर करके बार बार चल रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके कि एसिड और बेसिस में जनरल डिफरेंस क्या होता है। हमने एसिड की टाइप्स में पढ़ा तो उसके 3-4 टाइप्स थे। जैसे पहला जो टाइप था उसके सोर्स के बिहाफ पर था कि भाई एसिड जो है वो कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। एसिड जैसे 2 चीज़ों से प्राप्त होता है, तो एनिमल्स प्लांट से, या फिर वो लैब में तैयार किया प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल एसिड इसको कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी मिनरल एसिड्स थे। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड थे, कार्बनिक एसिड हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड जिसको बोलते थे वो एसिड, उसके अलावा लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, वो सभी के सभी प्लांट्स एनिमल से हमारे को प्राप्त होते थे, वो एसिड की कैटेगरीज में थे। उसके बाद में वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा, फिर उसके बाद में डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड पढ़ा। उसी टाइप से यहाँ पर भी होगा कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, जो कि पानी के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज विच आयनाइज, या ठीक है आयनाइज हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिसोसिएट हो रहे हैं कंप्लीटली। या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड आर strong bases are those bases which completely ionize या completely dissociate when it is placed in water। ठीक है, and complete क्या होगा, and produce a large number of hydroxide ions, यानी OH नेगेटिव आयंस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद वीक बेस की बात करें तो वीक बेसिस आर दोज बेसिस दैट पार्शियली आयनाइज
दैट पार्शियली, यानी पार्शियली थोड़ा सा आयनाइज, यहाँ पर क्या हो रहा है कंप्लीटली आयनाइज हो, उसमें पार्शियली आयनाइज होगा तो वो क्या होगा पानी के अंदर, एंड प्रोड्यूस ए लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, एग्जांपल के लिए NaOH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है, क्या है, वीक बेस है जो कि पार्शियली आयनाइज होता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। उसी टाइप से ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लेस्ड इन वाटर, देन इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ HOH नेगेटिव आयंस। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? देखिए आगे, अब ये एल्कालीज क्या हो गया सर, ये क्या चीज आ गई? देखिए भाई ये बेसिस हैं, पर वो बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, यानी दोज बेसिस विच is soluble in water is known as alkalis, यानी these are those bases that are soluble in water। एग्जांपल के लिए NaOH, KOH, ये जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अच्छे से पानी के अंदर यहाँ पर सोल्यूबल होते हैं, दैट इज द रीजन कि ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या है, सॉलिड्स ये जो बेसिस हैं, एसिड तो हमने देखा था श्योरिन टेस्ट थे, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। यानी सबसे फर्स्ट क्या है बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा बात करें, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आयनाइज हो जाते हैं, पार्शियली भी हो जाते हैं और कंप्लीटली भी आयनाइज होते हैं जब पानी के अंदर इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ये जो है ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू ही रहने देंगे, अगर रेड लिटमस पेपर है तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिक नेचर के हैं तो ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, एसिडिक नेचर के थे तो रेड में कन्वर्ट कर देते थे लिटमस पेपर को। फिनोल्फेथोलिन की बात करें तो वो बेसिक नेचर के अंदर पिंक कलर को शो करेगा, फिनोल्फेथोलिन का अगर सॉल्यूशन लेंगे तो। अगर एसिडिक नेचर का होता कोई सब्सटेंस तो फिनोल्फेथोलिन कलरलेस रहता है। These are substances that are bitter in taste and soapy touch। soapy touch होते हैं, थोड़े से चिकने होते हैं ये, ठीक है ना, साबुन की तरह, साबुन के अंदर भी बेस पाया जाता है। They turn red litmus solution to blue, जैसा कि हमने लिखा है। They give OH नेगेटिव आयंस in an aqueous solution, यानी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में पानी में जब डिजोल्व किया जाएगा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा। बहुत सिंपल बात। उसके अलावा हमने लिखा था कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, आयनाइजेशन की फॉर्म में होगा, ये सोल्यूबल फॉर्म में होगा, पानी में डिजोल्व होगा, उस टाइम पर सॉल्यूशन के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी देखा हमने, बिटर इन टेस्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर प्लेस किया जाता है तो, और सोपी टच का होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। ब्लू लिटमस जो होता है उसको ब्लू, और रेड लिटमस को भी ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसके अलावा अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, किसकी, बेसिस की। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, देन क्या होगा, देखिए एक बार एग्जांपल के लिए, जब मैंने एसिड की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, मेटल के साथ, तो वहाँ से मेटल सोल्ट बना, मेटल का सोल्ट बनता है, प्लस में वहाँ से जो है क्या, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई थी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एसिड ले लेता हूँ HCl, प्लस में यहाँ से ले लेते हैं जिंक, तो यहाँ पर हमारे को प्राप्त हुआ था, क्या ऑब्टेंड हुआ था, ZnCl2 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई थी। ये रिएक्शन थी, यानी सोल्ट प्लस वाटर बना, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, जब मैं किसी बेस की रिएक्शन करवाऊँगा, किसी बेस की रिएक्शन करवाऊँ मैं मेटल के साथ में, तब भी मुझे क्या, मेटल सोल्ट प्लस में उसके साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती दिखाई देगी। इसके साथ बात करें तो बेसिक, और मैं देखो यहाँ पर लिख भी रखा है NaOH, जिंक के साथ रिएक्शन करवाई। अब देखो बहुत अच्छी सी रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा कैसे हुआ है, यहाँ पर लिख के समझाते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि हमने अभी पीछे रिसेंटली डिस्कशन किया है, बेस है। प्लस में एक मेटल ले लिया मैंने, जिंक ले लिया। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से सोडियम एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, तो बात करें कि अब जो कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड में ना कौन सा मेटल सबसे पहले आएगा, बताइए मुझे। सोडियम में से और जिंक में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है,
ऑब्वियस ही बात है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो पहले लिखेंगे सोडियम Na, फिर लिखेंगे जिंक Zn, और दोनों किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है 2, ऑक्सीजन 2 आएगा तो जिंक जो है, अकेला जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, दैट इज द रीजन कि एक ऑक्सीजन तो इसके साथ अटैच हो गया, दूसरा ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के साथ अटैच होगा, लेकिन सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करता है, इसलिए 2 आ जाएंगे। ओके, यानी याद रखिएगा सोडियम जिंकेट का जो फॉर्मूला है वो है Na2ZnO2। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो है इसके साथ जो बनने वाली है वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन ही बची है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ से, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो बैलेंस भी हो गई है, पूरी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन है 2 सोडियम है, यहाँ पर जिंक का ओनली 1 है, और यहाँ पर H2 भी हो गया है, कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इस तरीके से यानी हम कह सकते हैं कि वह ने बेस एंड एसिड रिएक्ट विद मेटल से, देन दे प्रोड्यूस मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो अभी ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो CO2 गैस, CO2 गैस हो गई, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड नेचर का है, ZnO वगैरह हो गया, ZnO की भी मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें, जैसे मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर ZnO की, तो ZnO तो यहाँ पर एक मेटल का ऑक्साइड हो गया ना, हम नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले, तो तब क्या होगा, देखिए जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तब भी सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ पर तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये दिख रहा, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम जो है और यहाँ से हाइड्रोक्साइड है। अब देखो यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसके साथ तो आएगा ना, ठीक है, यहाँ पर देखो ओनली 2, इसके साथ 2 लिख रखा है, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, लेकिन वाटर बनने में तो 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ से CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या है, पानी बाहर निकल जाएगा H2O। ओके, ये सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे बेस, तब वहाँ से H2 गैस और मेटल सोल्ट प्रोड्यूस करेंगे। जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा कोई बेस, तब वहाँ पर हमें उस मेटल कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, सोल्ट ही है ये भी, उसके साथ में यहाँ पर H2O जो है वाटर बाहर निकलेगा यानी रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, आज बेस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी है 2.6, ये अभी जो हमने डिस्कस किया ना सिर्फ वही है, सेम टू सेम। सबसे पहले NaOH लिया बेस, ठीक है, फिनोल्फेथलीन टेस्ट किया तो बेसिक नेचर का तो जैसा कि आपको पता है वो पिंक कलर शो करेगा, तो यहाँ पर पिंक कलर शो हो जाएगा इसका। उसके बाद मैंने इसके अंदर मिलाया HCl, क्या मिलाया, HCl यानी कि एक एसिड, इधर जी लिया है मैंने बेस और इधर लिया है मैंने एसिड। अब देखना कैसे सॉल्ट और वाटर बनता है। फिर उसके बाद में ये जो एसिड है इसका टेस्ट किया गया तो बे एसिड है तो वो कलरलेस होगा, फिनोल्फेथलीन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन करने पर हमें जो NaOH यहाँ से मिलता है दोबारा से तो वो पिंक कलर का रहेगा, पर एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बनेगा सोल्ट, यानी NaOH था पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके बाद HCl देखो तो यहाँ से बनेगा NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, बाद में ये बनेगा यहाँ से, यानी रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड एंड बेस नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट को, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। अब जो भी यहाँ से ज़्यादा स्ट्रोंग होगा वो जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा वो वैसा ही होगा। अगर एसिड यहाँ से स्ट्रोंग है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, बेस यहाँ से स्ट्रोंग है तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। दोनों स्ट्रोंग हैं या दोनों वीक हैं तो वहाँ से सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नीचे रिएक्शन ये बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन दे रखी है कि NaOH ने रिएक्शन किया HCl के साथ में तो NaCl प्लस में H2O यहाँ से रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी जो डिस्कशन किया है वही फिर से जल्दी इसको करते हैं। इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा।
एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यानी इसका रिजल्ट क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और उसके साथ में वाटर बनेगा, ओके, वाटर जो भी आप बोलो। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस प्रोड्यूस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये क्या कह रहे हैं, देखो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर एसिड, ये जो सॉल्ट प्लस वाटर बना है इसमें जो है ना एसिडिक यहाँ पर नेचर रहेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर रहेगा, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है दोनों वीक हैं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। जनरल सी बात थी, ठीक है ना, इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। आप कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं भाई, एसिड में और बेस में क्या क्या चीजें कॉमन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, बोथ कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर ये काम करते हैं। दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि जब दो एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो यहाँ पर कंप्लीट होगी, जिससे सॉल्ट एंड वाटर यहाँ से प्रोड्यूस होगा। चेंज द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस वगैरह है, इनका कलर भी चेंज करते हैं, कॉमन सी बात है भाई। अगर एसिड होगा तो रेड कलर चेंज हो जाएगा, रेड बन जाएगा, और बेसिक होगा तो ब्लू बन जाएगा, सिंपल चीज है। कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, डिपेंड करता है कि उनकी आयन जो है ना वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बात भी सिंपल है। अगर ज्यादा आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव आयन ज्यादा रिलीज हो गए हैं, कंप्लीटली डिसोसिएशन हुआ है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम हुआ है तो वीक एसिड है। ऐसे करके बेस में भी OH नेगेटिव आयन ज्यादा रिलीज हुआ है तो वो बेसिक नेचर है, कम हुआ है तो वो वीक बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस की बात कर रहे थे। इनका यूज किया जाता है वेरियस केमिकल एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे कि एसिड का इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज के अंदर, बेस का इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के अंदर, भाई इन्वर्टर वगैरह की बैटरी है जो हमारी गाड़ियों की जो बैटरीज होती हैं उन सभी के अंदर केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिड बहुत सारी जगहों पर उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। ऐसे ही करके बेस का जो इस्तेमाल हुआ है क्लीनिंग एजेंट यानी कि डिटर्जेंट हो गया, सोप्स हो गए, उन सभी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे देखो। हाउ स्ट्रोंग एसिड्स एंड बेसिस आर, यानी कि एसिड और बेसिस कितने ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, ये डिस्कस करेंगे इस यहां पर टॉपिक के अंदर। देखिए, स्केल फॉर मेजरिंग H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, व्हाट इज पीएच स्केल, यानी एक सॉल्यूशन है जो कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करे, उस स्केल को, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, पीएच स्केल बोलेंगे। P मीन्स पोटेंज इन जर्मन पावर, किसकी पावर, पीएच। पीएच मीन्स होता है क्या, पोटेंज, क्या होता है, पोटेंज, और पोटेंज मीन्स होता है पावर, जर्मन वर्ड है पावर, और किसकी पावर, हाइड्रोजन की पावर, यानी H पॉजिटिव आयंस जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं उसकी आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है किसी सॉल्यूशन में, इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। ओके, हायर द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू, यानी क्या कह रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ना, जितनी ज्यादा होगी उतना ही पीएच की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी। ये क्या है सर, बिल्कुल सही बात है भाई। यहां पर क्या है, ये पीएच स्केल कैसे काम करता है, देखो यहां पर अलग अलग एक सॉल्यूशन है, एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन लिया गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया जो कि डिफरेंट के आयनाइजेशन की जो फॉर्म है, अगर एसिड बेक है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके भी यहाँ पर अलग अलग कलर शो करने वाला। जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होता है वो रेड कलर शो करेगा, और वीक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो ब्लू कलर शो करेगा इसका, और बीचों बीच रहेगा तो 7, यानी कि इसके अंदर जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के 7 से लेकर के 14, यानी टोटल 0 से लेकर 14 के बीच में इसकी रेंज होती है। यहां तक जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड होगा, और यहां तक जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, बेसिस, ठीक है। तो 0 से लेकर 7 तक अगर वैल्यू है पीएच वैल्यू तो कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, और अगर 7 से 14 तक कोई वैल्यू है तो कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। Amount of H positive ions present in a solution can be measured by using a universal indicator, कह रहा हूं ना, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है।
इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यानी जो इंडिकेटर है ये सेवरल जो दूसरे इंडिकेटर्स थे उन सबका मिक्सचर होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है कम है ज्यादा है उसके डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या हमारे पास pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। भाई हमारे आसपास डेली लाइफ में भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो हमारे लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसीलिए रिकॉल करवाने के लिए, थोड़ा सा याद करवाने के लिए आपको ये टेबल दी जा रही है, समझाई जा रही है। बहुत सिंपल है, जनरली इसको डिस्कशन करते हैं। सलाइवा बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले हमारी लार जो होती है उसका पीएच पेपर के अंदर जो है ना वो ग्रीन कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा पीएच पेपर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है पीएच की वो 6 से लेकर 7.4 तक रहती है, यानी स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक होता है, थोड़ा सा एसिड से थोड़ा सा बेसिक की तरफ जा रहा होता है। लेकिन खाना खा लिया तब हमारे मुंह के अंदर जो है 5.8 के साथ में एसिडिक कलर शो होगा, थोड़ा सा येलो ग्रीन कलर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं कि थोड़ी सी ये वैल्यूज हो रही है याद आप रख सकते हो अच्छे ढंग से। ठीक है, लेमन जूस का ऑरेंज रहेगा यानी एसिडिक नेचर होता है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक जो होती हैं उसका भी एसिडिक नेचर होता है। कैरेट जूस होता है उसका भी एसिडिक नेचर होता है। कॉफ़ी का भी एसिडिक नेचर होता है। टोमेटो जूस का भी एसिडिक नेचर होता है। उसके बाद टैप वाटर हो जाएगा, तो टैप वाटर यानी अगर देखो तो पानी ही डिपेंड करता है अभी आपकी टैप के अंदर कैसा पानी आ रहा है। घर के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पानी आता है। ठीक है, अब कहीं पर खारा पानी आ जाता है, कहीं पर मीठा पानी आ जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जनरल तौर पर टैप वाटर जो हमारे को सूटेबल हो, यूज करने लायक पानी हो, उसका एसिडिक नेचर देखा जाए तो पीएच वैल्यू लगभग 0 के आसपास होनी चाहिए उसकी। ठीक है ना, लगभग यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, अभी वेरी करता है 6 से लेकर के 8.4 से, सॉरी 0 तो फिर एसिडिक हो जाएगा, तो 7 के आसपास में रहनी चाहिए वैल्यू। वेरी कर रही है, यानी वेरी कर रखा है, ये तो हर जगह वेरी करता है। फिर NaOH हो गया, प्योर NaOH ले रखा तो डार्क ब्लू हो जाएगा, सीधी सी बात है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो HCl की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्या है, वो एसिडिक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे आसपास जो है पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। देखिए बॉडी के अंदर भी हैं, मिट्टी के लिए भी हैं, हर जगह देखो। सेंसिटिविटी है ना प्लांट्स की और एनिमल्स की ना पीएच वैल्यू पर डिपेंड करती है। पीएच लेवल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। भाई पानी कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसका पीएच वैल्यू क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। एंजाइम्स, हार्मोन्स, एक्टिविटी एंड डाइजेशन जो है रिक्वायर होता है इन सभी काम के लिए भी स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो आप याद करना इस लाइन को कि पीएच वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक पीएच वैल्यू इज रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेसिफिक फंक्शनिंग, लाइक एंजाइम्स जो है अपना काम कर रहे होते हैं, या फिर हार्मोन एक्टिविटी है, कुछ डाइजेशन है एक्सेट्रा। इवन स्लाइट पीएच चेंज भी है ना कैन इफेक्ट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, यानी सही रूप से चल रहे हुए जो लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो स्लाइटली पीएच में वैल्यू का थोड़ा सा चेंज होना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, उनकी सेहत के ऊपर। आइडियल सोइल जो है पीएच रेंज के लिए प्लांट्स के लिए लगभग 6.5 से लेकर 7.0, यानी जनरली हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक पौधा जो है वो आराम से सर्वाइव कर पाएगा जनरली तौर पर। ठीक है ना, कुछ पौधे होते हैं तो थोड़े से उसको भी सहन कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, एसिडिक सॉल्यूशन को भी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अब ये समझो एक बार। डाइजेस्टिव सिस्टम वही बात हो गया यहाँ पर भी, हमारे ऑप्टिमल डाइजेशन इन द स्टोमक रिक्वायर ए पीएच रेंज ऑफ 1.5 to 4, यानी देखो 1.5 से लेकर के 4 तक की वैल्यू, यानी प्योर एसिडिक है ना, 7 से तो बहुत कम है, तो बहुत कम है, पीएच वैल्यू कम यानी कि एसिडिक नेचर ज़्यादा, यानी ये जो है क्या है एसिडिक। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में पाया जाता है, प्रेजेंस इन द स्टोमक अफेक्ट द एंजाइमेटिक रिएक्शन से इन फूड ब्रेकडाउन। ये अगर ये बहुत और ज़्यादा अमाउंट में अगर बढ़ गया ना, एसिडिटी हो जाती है, तो जब अमीनो का इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी होने पर, तो वो सब चीज़ें क्या है ना कि यहाँ पर पीएच वैल्यू ये है जनरली तौर पर, जो कि खाना पचाने के लिए रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। टूथ डीके क्या है, दांत देखो, ये दांत जो है ये खराब हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि मुंह के अंदर ज्यादा अमाउंट में अगर एसिडिक नेचर आ गया, एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा ना, तब टूथ डीके का भी कारण बनता है। पीएच में अगर ज्यादा चेंज हो जाएगा तो टूथ डीके कैन अकर व्हेन द पीएच अराउंड टीथ ड्रॉप्स टू 5.5 और लोअर। अब बताते हैं कब होगा ऐसा। चॉकलेट्स, टॉफी, ऐसी जो चीजें होती हैं जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में उसको पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सलाइवा ज्यादा जनरेट होगी मुंह के अंदर,
अब ये लगातार अगर हम मुंह के अंदर भी रखेंगे, अब जब वो निकल ली गई है तो एक अलग बात हो, तो पेट के अंदर जो भी होना है उसका होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे खाई जा रही है और दांतों के अंदर लग गई है वो, तो वो चीज़ खराब नहीं करेगी जो हमने खाई है, बट उसको पचाने के लिए, मुंह के अंदर ही पचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लार यानी कि सलाइवा जनरेट होगी। जितनी ज़्यादा सलाइवा जनरेट होगी वहाँ पर जो है दांतों के ऊपर वो इफेक्ट डालेगी। अगर उसका पीएच वैल्यू कम हो रखी है यानी एसिडिक नेचर है तो, और इस तरीके से वो टूथ डिके का कारण बनती है, दांत खराब इस तरीके से होते हैं। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म देखिए, अब एक मधुमक्खी है वो हमें काटती क्यों और काटने पर इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है वो समझना है। एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज एसिडिक सब्सटेंस फॉर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बीज हो गई, क्या मधुमक्खियाँ निटल, इसका जो निटल सेक्रेटिंग हाईली एसिडिक सब्सटेंसेस, यानी ये बोल रहे हैं कि भाई ये हो गई है मधुमक्खी हो गई है, चाहे वो एक और होते हैं ना येलो कलर की, आप जो भी बोल सकते हो उसको भीड़ बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। ये सब के सब वास्प ओके, वास्प बोलते हैं, मैं भी उसको आप वास्प। तो ये सब के सब क्या है, इनके डंक के अंदर एसिडिक नेचर होता है उसका, जो भी है जो छोड़ रही है जहर जो छोड़ रही है वो एसिडिक सब्सटेंस छोड़ रहे हैं। जैसे भाई आंट होगा, आंट की स्टिंग हो गई है या बी के हो गई है, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड की बात करें हम, ठीक है, तो उस एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब भी वो काट लेती है तो, बाइट करती है तो। लेकिन उसके दर्द को कम करने के लिए, उस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम उसके ऊपर बेस यानी कि साबुन वगैरह अप्लाई करते हैं, रगड़ते हैं, ताकि उसका दर्द कम हो सके, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा उससे। अब क्या है, व्हाट आर सोल्ट्स, ठीक है ना, ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला सोल्ट्स, और इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हैं, थोड़ा सा अच्छे से दमदार टॉपिक होने वाला हमारा सोल्ट का, ठीक है। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम फर्स्ट के अंदर इंडिकेटर्स, फिर सेकंड के अंदर हम एसिड, और थर्ड वीडियो आज की वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा बेस का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए इस कंप्लीट लेक्चर्स को, अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। आपकी कोई प्रॉब्लम हो ना उसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्रॉब्लम ना हो ना तो भी मुझे बताइएगा कि हम जो आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लासेज ये सही है, किस तरीके से इनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी ना तो पक्का आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।